उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और उसका हम यहाँ पर क्रैश कोर्स करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, जिसको डीएस के नाम से जानते हैं, एंड डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, जिसको डीके के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जो डीके से अभी आरपीएसआईएन का पेपर हुआ था 16 दिसंबर को, तो 16 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें डायरेक्ट डीके निकालना था हमको, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन देखते हैं सर्वप्रथम में कि सपोर्ट रिएक्शन कितनी आती है कोई भी स्ट्रक्चर होता है उस पर, ठीक है। तो सपोर्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो 2D के केस में देखते हैं पहले। तो 2D के केस में यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंज सपोर्ट होता है, उस पर दो रिएक्शन आती हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एंड रोलर सपोर्ट होता है, उस पर वन रिएक्शन आती है ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में। एंड देन इसके बाद में देखते हैं पिक्स सपोर्ट पर। तो पिक्स सपोर्ट पर तीन रिएक्शन आते हैं, एंड होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एंड एक मोमेंट। इसी प्रकार स्लाइडर पर बात करते हैं। तो स्लाइडर दो प्रकार के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो बेसिकली दोनों पे दो दो रिएक्शन आती हैं, चाहे कोई सा भी ले लो, ठीक है। यदि हॉरिजॉन्टल होगा तो उस कंडीशन में एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी एंड एक मोमेंट आएगा, ठीक है। इसके बाद में 3D की बात करते हैं। तो 3D को हम स्पेस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो 3D के अंदर बेसिकली यहाँ पर हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पर तीन रिएक्शन आने वाले हैं। 3 रिएक्शन होगी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल में, एंड एक जेड डायरेक्शन में, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट पर ओनली वन रिएक्शन आती है इन वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। इसके बाद में पिक्स बीम की बात करते हैं, मतलब पिक्स सपोर्ट की बात करते हैं। तो पिक्स सपोर्ट पर 3D के केस में 6 रिएक्शन आती हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में, एंड एक मोमेंट आता है एक्स डायरेक्शन में, एक मोमेंट आता है वाई में, एंड एक जेड में, ठीक है। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, स्लाइड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 लेना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो हम नेक्स्ट पेज पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी हम पहले पढ़ेंगे। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालने का जो फॉर्मूला है डीएस निकालने का, वो इस प्रकार से है। डीएस इक्वल टू होता है डीएसई प्लस डीएसआई। तो यहाँ पर जो डीएसई होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस टोटल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्वेशन। तो स्टैटिक इक्वेशन बेसिकली 2D के केस में तीन होती हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, एंड समेशन ऑफ मोमेंट इन जेड डायरेक्शन इक्वल टू 0। इसी प्रकार 3D के केस में 6 नंबर ऑफ स्टैटिक इक्वेशन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डीएस कैलकुलेशन फॉर द फ्रेम के लिए देखते हैं पहले। तो 2D के केस में देखते हैं, तो ये इस प्रकार से डीएस का फॉर्मूला होगा, डीएस इक्वल टू 3C माइनस आर डैश। तो यहाँ पर सी होगा कट नंबर ऑफ कट, और आर डैश यहाँ पर हो गई कितने उसके अंदर हिंज प्रोवाइड किए गए हैं, या फिर कितने मतलब उस पर मोमेंट अलाउ करने वाली रिएक्शन है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है उसको पिक्स बनाने के लिए कितनी रिएक्शन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आर डैश कुछ इस प्रकार से होगा, वो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बेसिकली यहाँ पर डीएस निकालते हैं इस प्रकार से, जैसे कोई आपको एक फ्रेम दे दिया, ये यहाँ पर पिक्स हैं बोथ एंड पे, तो यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे इसको और ओपन ट्री बन जाएगा इससे ये। तो यहाँ पर एक कट लगा दिया, मतलब सी की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई और आर डैश की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ ये भी पिक्स हैं और ये भी पिक्स हैं, तो यहाँ पर आर डैश की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पर 3C माइनस आर डैश मतलब 3 इंटू 1 माइनस 0 मतलब 3 आ जाएगा डीएस इसका। इसी प्रकार 3D की बात करते हैं, तो 3D के अंदर डीएस बराबर होता है 6C माइनस आर डैश। तो बेसिकली यहाँ पर डीएस ही होता है आर माइनस आर ई। तो आर ई यहाँ पर नंबर ऑफ स्टैटिक इक्वेशन है। नोट ही यहाँ पर एक, यदि कोई भी मेंबर है और मेंबर के अंदर कोई इंटरनल हिंज है तो उस पर आर डैश की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर
1 रिएक्शन की आवश्यकता पड़ती है। एंड यदि कोई जॉइंट है तो जॉइंट पर आर डैश की वैल्यू हो जाएगी एम डैश माइनस 1। तो एम डैश यहाँ पर है नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट दैट जॉइंट, कि मतलब कोई भी जॉइंट है उस पर कितने मेंबर आकर मिल रहे हैं। दैट लाइक दिस, इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ये वाला जो जॉइंट है इस पर यहाँ पर एक मेंबर ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब 4 मेंबर हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आर डैश होगा वो हो जाएगा 4 - 1 मतलब 3। ठीक है। इसके बाद में 3D फ्रेम की बात करते हैं। 3D फ्रेम के अंदर यदि कोई मेंबर है और यदि उसके अंदर इंटरनल हिंज है तो उस पर जो आर डैश होगा वो 3 होगा। ठीक है। एंड यदि कोई जॉइंट है और जॉइंट पर आकर कोई मेंबर मिल रहे हैं तो वहाँ पर आर डैश है, आर डैश की वैल्यू होगी वो होगी 3 × m-1। इसके बाद में देखते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ ए बीम। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ बीम निकालने के लिए वेरी सिंपल है कि आपको जो भी बीम दिया हुआ है उस पर कितने भी रिएक्शन हो चाहे से आपको उसको कैंटिलीवर बीम बनाना होगा। ठीक है। उसके बाद में कैंटिलीवर बनाने के बाद में जितने भी रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन आपको मिलती हैं बचती हैं वही उसका डीएस होता है। ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। तो डीएस बराबर हो गए यहाँ पर नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन रिमूव्ड माइनस नंबर ऑफ कंसंट्रेटेड एडेड टू मेक द बीम कैंटिलीवर। तो जो मैंने बोला है वही इसके अंदर लिखा हुआ है, मैंने सिंपल इजी तरीके में बोल दिया। इसके बाद में स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ ट्रस्ट निकालना है। तो ट्रस्ट में निकालने के लिए बेसिकली ये भी 2D और 3D होते हैं, 2 प्रकार के। तो 2D के अंदर डीएस इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। 2D में डीएस बराबर होता है m+r-2j। यहाँ पर डीएस बराबर हो गया r-3। तो 3 यहाँ पर नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्वेशन है। तो बेसिकली 2D के केस में यहाँ पर ये 3 होती हैं एंड 3D के केस में ये 6 होती हैं स्टैटिक इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ पर R हो गए टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन एंड J हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ जॉइंट एंड M हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर। इसी प्रकार यहाँ पर 3D के केस में जो DS फाइंड आउट करेंगे उसका जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से होगा m+r-3j और DAC बराबर r-6 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन फॉर द एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी चेक करना है तो इसके लिए भी बेसिकली इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में और यूएससी में पहले पूछा गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है इसका ऑल द 3 रिएक्शन शुड नॉट बी पैरेलल। यदि तीनों रिएक्शन पैरेलल आ जाती हैं तो उस कंडीशन में हमारा स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है ऑल द 3 रिएक्शन शुड नॉट बी कॉन्कुलेंट, मतलब यहाँ पर ये संरेख नहीं होनी चाहिए, मतलब एक पॉइंट से पास नहीं करनी चाहिए। यदि पास कर जाएगी तो उस कंडीशन में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसके बाद में नोट है यहाँ पर ऑल द स्ट्रक्चर विजुअल ओनली इंस्पेक्शन ओनली कैन नॉट बी जजेड बाय द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इज डिसाइडेड आफ्टर in detailing the analysis. If we do not set unique solution after analysis, the structure is said to be unstable. यदि हम उसकी डिटेल में एनालिसिस करने के बाद में भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है हमारे पास यूनिक, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं उसको कि वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, तो बेसिकली आरपीएससी AN के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन था, वहाँ पर ये वाला पिक्स सपोर्ट था, इस प्रकार से, मैं 1 मिनट रुको, इस प्रकार से पिक्स सपोर्ट था और इस प्रकार का ये था यहाँ पर हिंज सपोर्ट दिया हुआ था और यहाँ पर एक इंटरनल हिंज था। तो इसका डीके हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो बेसिकली यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 है, यहाँ पर 4 हो गई और यहाँ पर 3 हो गई, इस पॉइंट पर 3 हो गई और यहाँ पर 1 हो गई। तो बेसिकली इसका जो डीके आया था वहाँ पर वो आया था 7। उसमें एक्सियल रिजिड मानने के लिए बोला था, तो इसको यहाँ पर हटाने के बाद में एक्सियल रिजिड मानने के बाद में तो इसका डीके हो जाएगा यहाँ पर
7, ठीक है, 7 इसका डीके हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। ये इसका फॉर्मूला होता है डीके फाइंड आउट करने का सिंपल फॉर्म में। यहाँ पर 2D की बात करते हैं तो 2D फ्रेम के लिए डीके बराबर होता है 3J माइनस आर माइनस एम डैश। एम डैश होता है यहाँ पर मेंबर मीटिंग एट दैट जॉइंट, कि कितने मेंबर आकर मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक जॉइंट पर, ठीक है वो। एंड 3D के केस में, फ्रेम के केस में डीके बराबर होगा 6J माइनस आर माइनस एम डैश। आर यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन हो गई। 2D केस में इस प्रकार से हो गया, ठीक है। देन इसके बाद में ये देखते हैं 2D ट्रस के बारे में। अभी हमने फ्रेम के बारे में देखा था, ये वाला ट्रस के बारे में है। तो बेसिकली ट्रस के लिए भी बेसिकली इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं EAC एंड गेट के अंदर। तो डीके फाइंड आउट करने के लिए ट्रस का डीके फाइंड आउट इस प्रकार से करते हैं। डीके बराबर होता है 2J माइनस आर, और 3D के केस में होता है 3J माइनस आर, ठीक है। यहाँ पर एम डैश होता है नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर, और या फिर एक्सियली रिजिड मेंबर। जो पिछले वाले पेज पे आया था, यहाँ पर जो एम डैश ये इस प्रकार से है नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर या फिर एक्सियली रिजिड मेंबर। तो वहाँ पर अभी RPSC EN में एक्सियली रिजिड के लिए बोला था, ठीक है। इसके बाद में नोट है यहाँ पर, ये इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है और लोकेशन है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती हैं, एंड रिजिड जॉइंट स्पेस फ्रेम के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती हैं। रिजिड जॉइंट प्लेन ट्रस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती हैं। रिजिड जॉइंट स्पेस ट्रस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती हैं। एंड इधर है एक नोट है यहाँ पर भी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 मेंबर हिंज प्लेन फ्रेम, मतलब कोई इस प्रकार का मेंबर है, इसके अंदर ये वाला हिंज है, तो वहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 4 हो गई। ये वाला नोट मैंने शुरू में लिखा था, वहाँ पर बोला था कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद में डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 मेंबर हिंज एट स्पेस के अंदर होगी, तो उस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 होगी, ठीक है। यदि स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है तो उसके अंदर इस प्रकार से एक नोट है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम आर नॉट हैव एनी स्ट्रेस, कि जो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम होता है उसके अंदर कोई भी स्ट्रेस नहीं आती है, ठीक है।